स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, डे 3 का पार्ट होगा ये, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी ओसी की वीडियो आएगी, फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, और तो बच्चा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी टाइम सीरीज ग्राफ तक, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे एज में हम जी रहे हैं ना, जिसको डिजिटलाइजेशन बहुत वर्ड यूज़ किया जाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ रही, हर चीज़ में। जिस चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी आ सकती है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, उस फील्ड में भी टेक्नोलॉजी आ रही है। चाहे हम किचन की बात करें, अपने एजुकेशन की बात करें, या कोई भी चीज़ की बात करें, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ ही रही है। और ये नहीं कि एक बार अगर हमने कोई इन्वेंशन कर दी तो वो रुक जा रहा है, नहीं, वो इन्वेंशन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। हम इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं। देखो बच्चा, ये ना बुक ना थोड़ी पुरानी छपी हुई है, तो आप ये मत सोचना कि ये सब तो हमको पता ही है, इसमें नया कुछ नहीं लिखा है। बट आपको कुछ तो नॉलेज मिलेगा, तभी ये बुक में चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप खाली सुनो। ये जब ये नया नया टेक्नोलॉजी जब चालू हुआ था, उसके बारे में ये दिया गया है थोड़ा। तो हम सब जानते हैं कि हम अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से कनेक्ट हो सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, और मूवीज़ देख सकते हैं। ठीक है, म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपना रास्ता देख सकते हैं, अगर हमें कोई रोड के बारे में हमें नहीं पता हो तो चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने बिल पे कर सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं, और ऐसे बहुत से काम है जो आज हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या यही टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो यही टेक्नोलॉजी अब एजुकेशन फील्ड में भी आ रहा है। और जानते हैं, इकोनॉमिक्स का एक आर्ट है, एक साइंस है, जो इंसानों के बिहेवियर को समझता है, सोसाइटी के बिहेवियर को समझता है। और कभी कभार, और इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है समय के साथ चेंज होने वाला। इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है पूरे देश, पूरा देश को हम इकोनॉमिक्स कैसा होता है वो सब हम पढ़ते हैं। तो अगर वो समय के साथ नहीं चलेगा तो फिर तो देश पीछे रह जाएगा ना। इसीलिए इकोनॉमिक्स का काम ही यही होता है कि समय के साथ या चलना। और समय के साथ चलना मतलब, अब समय के साथ में तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी तो टेक्नोलॉजी आना चाहिए। सो इकोनॉमिक्स ने अपने अंदर टेक्नोलॉजी लाना चालू किया। जो लोग अपनी जो बिजनेस लाइफ थी एकदम ऑर्डिनरी थी, जो नॉर्मल लोग थे और जो एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने भी अपने आप को ये अपडेट कर दिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब तो सारी चीज़ों के अंदर, इवन हर एक फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंक्लूडेड रहता ही रहता है। आप कोई चीज़ मैन्युअली, पूरी तरीके से मैन्युअली प्रोसेस नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी का तो यूज़ होता ही है। अब हम देखेंगे कि मेनली इकोनॉमिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या क्या मेन यूज़ क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर का यूज़। देखो, एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक होता है ना, उसको वर्ड जो, अगर मैं जैसे, आप भी जैसे स्टूडेंट हो इकोनॉमिक्स के, तो आप तो कंप्यूटर वर्ड से तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होगे। आपको तो सब पता होगा कि एक्चुअली कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर हमारे स्कूलों में यूज़ होता है। ठीक है, इवन किसी किसी घर पे तो कंप्यूटर भी होगा। इवन अब तो कंप्यूटर भी नहीं, लोग लैपटॉप्स या फिर मैकबुक्स यूज़ करते हैं। और इवन अब तो स्मार्टफोन भी आपका जो है वो पूरा कंप्यूटर ही बन चुका है। इवन कंप्यूटर से ज़्यादा फंक्शन स्मार्टफोन दे रहे हैं आजकल तो। ठीक है, तो हम इसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का अपने स्टडी में यूज़ करने लगे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा होगा प्रेजेंटेशन, हाँ या ना। देखो, जो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, डिफ़िकल्ट थियरीज होती है ना, उसको हम इजी से एक्सप्रेस कर देते हैं। किसके अंदर? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, हाँ या ना। सोचो ना, देखो अभी तो मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ बच्चा, लेकिन देखूंगा अगर इन फ्यूचर हो सके तो। आप कोई वीडियो कभी कभार देखते होगे, तो कुछ कुछ चैनल में वो उन्होंने ना पूरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के रखा होता है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। उन्होंने बुक में से कुछ कुछ मेन लाइन लिखी होती हैं और उसको समझा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आता है कि नहीं, वो बेनिफिट होता है कि नहीं। इवन स्कूल्स में भी अब ऐसा हो रहा है कि जो आपको ई बोर्ड आता है उसमें भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी टॉपिक का बना दिया जाता है, पीपीपी बोलते हैं इसको। और उसको स्टेप बाय स्टेप
हटाया जाता है, उसको टीचर एक्सप्लेन करती हैं, तो बच्चों को नॉर्मली इजीली समझ में आता है। हाँ या ना? आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, बिजनेसमैन बैठे रहते हैं, उनकी बिजनेस मीटिंग में वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा रहा होता है और वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा होता है ताकि इजीली लोगों को पता चले। तो ये भी तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ कि नहीं, एजुकेशन सिस्टम में हुआ ना। एक एग्जाम्पल दिया है, सपोज करो ना मुझे बजट के बारे में जानना है, बजट क्या होता है, मैं बजट के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो अगर सपोज करो कि मुझे किसी को समझाना है बजट के बारे में, तो मैं 3 स्लाइड बनाऊंगा, कम से कम 3 स्लाइड में। पहला स्लाइड किसका रहेगा, पहले स्लाइड में बताऊंगा कि बजट का मतलब क्या होता है और बजट के अंदर कौन से 2 अकाउंट बनते हैं, ये पहले स्लाइड में बताऊंगा। दूसरे में क्या बताऊंगा कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और तीसरे में क्या बताऊंगा कि लास्ट ईयर का बजट क्या था। आया समझ में? 3 स्लाइड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, पहले स्लाइड में बताऊंगा कि बजट क्या होता है, बजट के कितने टाइप्स होते हैं, कितना अकाउंट होता है। दूसरे में बताऊंगा कि दोनों अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, और तीसरे स्लाइड में बताऊंगा कि एग्जाम्पल कौन कौन सा लास्ट ईयर का जो बजट है उसका एग्जाम्पल दूंगा। तो ऐसे स्लाइड बता के मैं एकदम नॉर्मली लोगों को कोई भी टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सेल वर्कशीट। ये तो सबको, देखो बच्चा अगर ये नहीं पता है ना, फिर तो आपको कंप्यूटर में आपको नॉलेज कम है, फिर ये तो समझ लेना आप, पक्का है। देखो बात करें अगर इकोनॉमिक्स की ना बच्चा, तो इकोनॉमिक्स के अंदर है ना बहुत सारे डेटा होते हैं, लॉट्स ऑफ, मतलब इतने सारे डेटा, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा होता है। आप अगर किसी का लिटरेसी लेवल चेक करोगी तो क्या उसका डेटा बहुत कम होगा क्या, पॉपुलेशन का, लिटरेसी का। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सपोज करो ना आपका एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और वो कुछ चीज़ें बना रही हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बना रही हैं। तो अब वो कितना बिक रहा है, वो कितना था उसका, मतलब कितना सेल्स चल रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे, उस पूरे एरिया में आप रिसर्च करोगे। रिसर्च करोगे तो आपको डेटा मिलेगा। तो आपको डेटा तो कितना सारा डेटा मिलेगा, थाउजेंड्स ऑफ डेटा मिलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक ही होता है, इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल होते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी चीज़ होती है ना, उनका डेटा थोड़ा मोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ डेटा होता है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, उसको हम क्या करेंगे, वर्क एक्सेल शीट के अंदर, एक्सेल शीट आती है ना जो कॉलम और रो के नेम होते हैं, पूरे बॉक्स बॉक्स रहते हैं रो और कॉलम में, उसके अंदर हम उस डेटा को एंटर करेंगे और विद इन 1 क्लिक में वो सारा डेटे के साथ हमें जो भी करना हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो, एवरेज निकालना हो, को रिलेशन निकालना हो, जो भी चीज़ करना हो, विद इन 1 क्लिक से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। किसके थ्रू? एक्सेल वर्कशीट के थ्रू। अगर आपको ये पूरा समझ में नहीं आता तो मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। देखो आपका एनुअल रिजल्ट बनता है ना, तो आपका एनुअल रिजल्ट कैसे बनता होता है, इसी वर्कशीट, जो एक्सेल वर्कशीट है ना, इसी के अंदर कंप्यूटर में बन रहा होता है। उसके अंदर क्या करते हैं, आपका नाम वाम ये सब सब्जेक्ट ये सब लिख देते हैं और उसके बाद आपके मार्क्स लिख दिए जाते हैं। आपके मार्क्स लिखने के बाद कुछ की दबाया जाता है, 1 क्लिक के बाद वो की दबाने से ही आपका टोटल भी हो जाता है और आपका परसेंटेज भी अपने आप आ जाता है, क्योंकि वो फॉर्मूला सेट किया रहता है कंप्यूटर के अंदर। डायरेक्ट वो दबाते हैं, आपका टोटल आ जाता है, आपका परसेंटेज कितना आया है वो आ जाता है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, आपका रिजल्ट बन गया। तो ये एक्सेल वर्कशीट से होता है। वैसे इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ा डेटा होता है। अब अगर मुझे उतने सारे डेटा का सम करना हो, सम मतलब प्लस करना हो, टोटल करना हो, एवरेज करना हो, को रिलेशन करना हो, तो मैं तो मैन्युअली तो करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और कभी कभार कैल्सी में भी एक लिमिटेशन होती है, पता है, कैल्सी ज़्यादा जो 12 डिजिट से ज़्यादा नंबर होते हैं उनको नहीं दिखा पाता कैल्सी। तो इस वजह से इस एक्सेल वर्कशीट का यूज़ होता है। आया समझ में? विद इन अ सेकेंड में हमारी बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे डेटा होते हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। आ रहा है समझ में आपको? अच्छा बच्चा देखो, को रिलेशन के बारे में जिसको नहीं पता हो तो थोड़ा धीरज रखो। जो आपका स्टेट्स का जो सेकंड चैप्टर है, आई थिंक को रिलेशन कोफिशिएंट नाम है, वो जब आप पढ़ोगे तो आपको को रिलेशन पता चल जाएगा। आया समझ में? पक्का? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब पूरा चैप्टर तो ये पढ़ के ही आया। ग्राफ एंड डायग्राम तो हर एक चीज़ को ईजी कर देता है, और वही ग्राफ एंड डायग्राम इकोनॉमिक्स का अब कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ एंड डायग्राम, अच्छा हमने ये भी पढ़ा था, एक वो था ना टाइम सीरीज़ का वाला, या फिर वो स्लोप वाला था ना एक ग्राफ, जिसके अंदर खाली एक लाइन होती है, तो उसको हम हैंड ड्राइंग भी कर सकते हैं। हैंड फ्री ड्राइंग पता है किसी को क्या होता है?
सिंपल हाथ से जैसे ड्राइंग करते हैं ना, वैसे माउस को पकड़ के हम ड्राइंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, बता सकते हैं डिमांड कर्व ऐसा है, सप्लाई कर्व ऐसा है, उसको बोलते हैं। और अब तो हम ग्राफ और डायग्राम भी वर्कशीट के अंदर तुरंत हम ग्राफ एंड डायग्राम भी कंप्यूटर के अंदर बना सकते हैं। जो पाई चार्ट है वो भी कंप्यूटर के अंदर विद इन 1 क्लिक में हम कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये तो हमको पता ही है, ग्राफ एंड डायग्राम भी कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स दिया है अंदर के, आप पढ़ोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब हमने 3 चीज़ देखी। सबसे पहले क्या देखा बता दो मुझे फटाफट, चलो बता दो। सबसे पहले देखा प्रेजेंटेशन, फिर दूसरा देखा एक्सेल वर्कशीट, तीसरा देखा डायग्राम एंड ग्राफ, एंड चौथा क्या आ रहा है, स्टोरेज टूल। अरे बाप रे, अब जब इकोनॉमिक्स में डेटा इतने सारे हैं तो क्या डेटा को स्टोरेज करने के लिए भी जगह चाहिए कि नहीं, बहुत सारी। समझ में आ रहा है। इकोनॉमिक्स का डेटा, सपोज करो ना, अगर मैंने इकोनॉमिक्स में डेटा निकाला कि चलो इस एरिया में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट, तो कितना सारा डेटा निकलेगा। खाली एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया का सोचो तुम लोग, तो भी बहुत सारा निकलेगा डेटा। तो उसको स्टोर करके भी तो अच्छे से रखना पड़ेगा कि इन केस कभी भी काम आ गया तो फिर क्या, कहाँ से लेंगे डेटा, ठीक से स्टोर भी तो करना पड़ेगा। और आगे अभी आप इकोनॉमिक्स में जो पढ़ रहे हो, तो आज भी तो डेटा पढ़ रहे हो ना, बुक में तो डेटा छप रहा है, तो वो डेटा कहाँ से आता होगा, वो लोग भी तो स्टोर करके रखते होंगे। समझ में आ रहा है। और अगर आप कोई रिसर्चर हो तो उसको तो बहुत ही ज़रूरत होती है। ठीक है, और इतने सारे डेटा को ना हमें अच्छे से जगह होनी चाहिए स्टोर करने के लिए, हमें उसको अच्छे से देखभाल करना है। फिजिकल फॉर्म में नोटबुक है या फिर बुक है, उसको अच्छे से एकदम संभाल के रखना है। क्यों एकदम अच्छे से संभाल के रखना है, इन केस अगर उसके ऊपर मॉइस्चर लग गया या पेस्ट लग गए, पेस्ट एक कीड़े आते हैं जो कागज़ को खा रहे होते हैं, वो लग गया, या फिर कोई भी लापरवाही की वजह से वो खो गया, कहीं चला गया, चूहा काट दिया, कुछ भी हो गया, तो फिर गया आपका मेहनत सारा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस सारे मटेरियल को कंप्यूटर में भी तो स्टोर करके रख सकते हैं। देखो आज है ना, डबल काम होता है हमारे इकोनॉमिक्स को लेकर, इकोनॉमिक्स के डेटा को लेकर डबल काम होता है। एक तो वो खुद स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना। एक तो वो मैन्युअली ऐसे बुक्स है या फिर ऐसे जो भी पेपर्स है वो स्टोर करके रखते हैं, और एक तो वो कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर करके रखते हैं। वो कभी कभार हार्ड डिस्क के अंदर पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं डेटा, पेन ड्राइव के अंदर रखते हैं, ईमेल के अंदर, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। इनके अंदर वो मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जब भी उनको ज़रूरत होती है तो इनके अंदर से वो मटेरियल को निकालते हैं और उनको रीड करते हैं। तो इस वजह से इस तरीके से हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। आया समझ में। क्योंकि पहले का ना बहुत ज़्यादा मुद्दा था, जगह नहीं होती थी हमको स्टोर करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो अब हमने ये कंप्यूटर ने ये चीज़ें ला दी है। और ऑदर टूल के अंदर क्या क्या हमें बेनिफिट मिल रहा है कंप्यूटर। पहले तो कंप्यूटर ने एकाक ही सॉफ्टवेयर ये सब बनाया था, प्रोग्राम, जिससे ये सब चीज़ें हो सकती थी। अब तो बहुत सारे ऐसे आ गए हैं जिससे ये चीज़ें ऑलमोस्ट, बहुत सारे डेटा, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन हो ना, लाख करोड़ इतने भी ऑब्जर्वेशन हो ना, एक सही क्लिक करने पे, एक सही फॉर्मूला डालने पे तुरंत वो चीज़ें विद इन अ सेकेंड में हो जाती हैं। जैसे कि स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम कौन कौन से हैं, SPSS, SHAN, शेजम, E-व्यूज, SAS एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारे ऑलमोस्ट ऐसे कुछ डेटा है, प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हम लाख ऑफ ऑब्जर्वेशन भी अगर इसके अंदर डालें ना और सही फॉर्मूला लाने, तो मिनट में, कुछ सेकंड में वो सारी चीज़ें हमें सॉल्व करके दे देगा। ज़्यादातर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लोग रिसर्चर्स होते हैं ना, इस चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो लोग ये प्रोग्राम को ख़रीदते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते हैं। ये प्रोग्राम को ख़रीदते हैं और उनका काम करते हैं। लेकिन अगर हम इतने धनवान नहीं हैं, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, इतने बड़े रिसर्चर्स नहीं हैं, तो हम कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट को आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, जैसे कि ग्रेल्ट, PSPPR, ये सब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत बड़े रिसर्चर्स या ये सब नहीं हो, आप नॉर्मल से अभी नॉलेज ले रहे हो। ठीक है, नाउअडेज अभी तो सारे जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं वो टैबलेट्स पे या स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। आपसे अच्छा तो कौन ही जान सकता है, ये तो मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं होगा जितना आपको होगा, ये तो मेरे को पता है। ठीक है, कॉशन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अच्छा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, तो वही बताएंगे कि कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, कंप्यूटर है ना, एड है, मतलब कंप्यूटर स्टडी करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर खुद से कभी स्टडी मटेरियल नहीं बन सकता।
ध्यान देना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। कंप्यूटर तुम्हारी स्टडी करने के तरीके में तुम्हें हेल्प कर सकता है, लेकिन वो खुद से कभी स्टडी मटेरियल या बुक नहीं बन सकता। वो तुम्हारी स्टडी को इजी बना सकता है, फास्ट बना सकता है, लेकिन वो स्टडी का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हटा नहीं सकता। समझ में आ रहा है। कंप्यूटर एक खाली आपको हेल्प कर सकता है, आपकी स्टडी को इजी और फास्टर और स्मार्टर बना सकता है, बट उसको पूरा रिप्लेस नहीं कर सकता। जो स्टडी का प्रोसेस है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप सही कमांड कंप्यूटर में नहीं डालोगे तो आप अपने मटेरियल को खो दोगे। गलती से आपने डिलीट कर दिया अपना मटेरियल, ठीक है, फिर या आपने सही फॉर्मूला नहीं डाला, फिर आप बोलोगे तो कंप्यूटर तो कुछ काम का ही नहीं है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा की किसके लिए यूज़ हो रहा है। जब आपको वो नॉलेज ही नहीं है तो फिर कंप्यूटर कहाँ से आपको सही काम करके देगा। समझ में आ रहा है। और अगर सही फॉर्मूला नहीं डाला, कोई कमांड नहीं डाला, तो आपका ग्राफ भी सही नहीं बनेगा, आपका डेटा भी प्रोसेस सही से नहीं होगा। तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो कंप्यूटर को ये समझ के कभी मत कंप्यूटर यूज़ करना कि अब तो मुझे इस बुक की ज़रूरत नहीं है, अब तो मुझे सर की ज़रूरत नहीं है, अब तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब तो मेरा सब कुछ कंप्यूटर। नहीं, कंप्यूटर आपका हेल्प कर सकता है, आपकी स्टडी को ईजी बना सकता है, बट वो कभी भी बुक्स को या कोई भी स्टडी मटेरियल को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो प्रोसेस ऑफ स्टडी है ना, वो यही रहेगा कि आप पढ़ो। कंप्यूटर तो बता के निकल लेगा, आप नहीं पढ़ोगे तो क्या पास हो जाओगे? नहीं ना, प्रोसेस तो वही रहेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है। और हाँ, नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना कंप्यूटर चलाने की। अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में हमने इतना सारा इकोनॉमिक्स में पढ़ा, हमारा तो कोई काम सही से करता ही नहीं है कंप्यूटर। आप सोचो ना, कैलसी में भी अगर आप गलत नंबर निकलते हो तो आपका आंसर गलत ही आता है। सेम कंप्यूटर भी वही है, जैसा आप कमांड दोगे, जैसा फॉर्मूला डालोगे, वैसा काम करके आपको कंप्यूटर देगा। तो कंप्यूटर यूज़ करते समय ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नाउ अभी हमने बात की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या क्या कर रहा है इकोनॉमिक्स में। अब हम आते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट का तो क्या ही बात करें। अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरनेट जो टाइम से टाइम पे हम यूज़ करते हैं हमेशा, अभी तो इतना यूज़ करते हैं कि बिना इंटरनेट के हम एक दिन अगर बोल दो कि बिना मोबाइल के रह लो एक दो दिन, तो हम लोग मान जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल है और एक दो दिन घर वालों ने बोल दिया कि इंटरनेट के बिना रह लो, तो फिर तो क्या ही बनाएगी तुम्हारे ऊपर कि नहीं, हम तो जी ही नहीं पाएंगे बिना इंटरनेट के। इंटरनेट तुम्हारा राजा बन गया है। फालतू के रील्स देखेंगे नहीं, लेकिन तुम बच्चे मेरे अच्छे हो, तुम मेरी वीडियो देखते हो, कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्यूटोरियल्स की बात करें। क्या होता है ट्यूटोरियल्स? ट्यूटोरियल्स का मतलब होता है, हम क्या देख रहे हैं, पहले ये याद रखना, हम देख क्या रहे हैं। हम अभी टेक्नोलॉजी की बात हर चीज़ों में नहीं कर रहे हैं, हम खाली टेक्नोलॉजी की बात हमारे पढ़ाई के रिलेटेड में क्या क्या टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रहा है वही देख रहे हैं। तो बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देती हैं, ठीक है, नेट पे, और स्टडी मटेरियल्स देती हैं, वर्कशीट देती हैं, उनका लिंक हमें देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। अभी आप ट्यूटोरियल्स ही कर रहे हो, मैं आपको यहाँ से पढ़ा के भेजता हूँ, आप उन्हें देखते हो, उसे पढ़ते हो। इवन जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप मुझे कमेंट करते हो, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसकी लिंक प्रोवाइड करता हूँ। समझ में आ रहा है। तो ये ट्यूटोरियल्स ही हो रहा है। ट्यूटोरियल्स मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ रहे हो। हाँ, बट मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्ट आपको PDF में से ही पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है बच्चा। नाउ सेकेंड थिंग इज़ एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होता है? देखो, एक्टिव लर्निंग के अंदर ना कुछ बहुत बड़े बड़े महान एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ लेक्चर्स देते हैं, ठीक है। उनका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, उसके ऊपर वो ओपन साइट्स देते हैं, उनका लिंक देते हैं। स्टूडेंट जाके तुरंत उस लिंक के ऊपर जाके स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उनके लेक्चर्स को तुरंत लाइव सुन सकते हैं, क्लासरूम में जैसे हम करते हैं ना, जैसे वैसे ही सेम। लेकिन आप रहोगे नॉट आप क्लासरूम में नहीं रहोगे, आप रहोगे अपने घर पे ही। लेकिन जैसे क्लासरूम में आप बैठते हो, सामने टीचर लेक्चर देते हैं ना, सेम वैसा ही आपको फील होगा, आप घर पे बैठोगे। लेकिन इस एक्टिव लर्निंग के थ्रू, इस इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप तुरंत उनका लाइव लेक्चर भी ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया, लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल इन इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट। कोई भी एक्सपर्ट आया है जिसका कोई सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हो, अगर वो कोई लेक्चर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे UPSC करना है और मैंने देखा है कि कुछ लोग UPSC कर चुके हैं, जो कर चुके हैं, मैं क्या उनका लेक्चर अटेंड करने का मन करेगा ना, मैं भी सोचूंगा ना कि उन्होंने क्या बोला स्पीच में, उन्होंने कैसे किया था UPSC स्टार्ट, उन्होंने क्या क्या किया था, वो सब चीज़ मैं भी देखूंगा ना। और एक्चुअली बच्चा मुझे करना है, देखते हैं अब मैं कब तक कर पाऊंगा। बट
मैं देखूंगा कि नहीं, मैं फटाफट देखूंगा। बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर्स हैं उनकी वीडियो, उनका जो भी है उन्होंने क्या स्पीच दिया है वो सब देखूंगा। तो वो क्या हो गया, आपका एक्टिव लर्निंग हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अन अकेडमी है या फिर बायजूस है, जो लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे एक्सपर्ट्स के जो वीडियोस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और वो भी कुछ कुछ एक्सपर्ट्स के तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप तुरंत लिंक पे अपने आप को रजिस्टर करो और तुरंत आप एक्सपर्ट्स की वीडियो एंजॉय कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज रीडिंग मटेरियल। देखो बहुत सारे बुक्स भी तो अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग के लिए। अच्छा बताओ, एनसीईआरटी के लिए कौन सा पैसा ले रहे हैं आपको, अगर आपके पास अभी बुक नहीं अवेलेबल है। मैंने बहुत ऐसे मेरे स्टूडेंट जो हैं ना, क्योंकि अभी 12th के रिजल्ट आए नहीं है जो लास्ट ईयर गए हैं बच्चे, तो इसीलिए वो अपनी बुक्स ना दे नहीं रहे हैं किसी को सेकंड में। तो अभी बुक का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बुक अवेलेबल ही नहीं है। तो हम लोग तो नेट से जाके हम बुक डाउनलोड कर सकते हैं ना PDF फॉर्म में। तो उसके लिए पैसा लगता है क्या, खाली नेट की ज़रूरत होती है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिल रहा है कि नहीं पढ़ने के लिए, ये बता दो। मिल रहा है ना। फिर आपको अगर कोई चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो या कोई भी चीज़ है तो आप वो जनरल खरीदते हो। कुछ लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, न्यूज़पेपर के अलावा वो मैगजीन्स पढ़ते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसमें मेरे को इंटरेस्ट होगा उस चीज़ के ऊपर, तो वो भी अवेलेबल होता है। कभी कभार वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कभी कभार उसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। और कुछ लोग का ना शौक होता है पढ़ना, जैसे स्टोरी बुक्स लोग पढ़ते हैं या फिर थ्रिलर सस्पेंस की स्टोरीज पढ़ते हैं। ये लोग का कुछ लोग का शौक होता है। कुछ लोग किसी की बायोग्राफीज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफीज ये लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ये सब ना शौक होता है। तो कभी कभार ये सब फ्री में भी बुक्स अवेलेबल हो जाती है। कभी कभार ये लोग कुछ पर्टिकुलर मंथ या 1 साल का ये लोग पैसा लेते हैं। तो 1 साल के अंदर आपको वो बुक को ख़त्म करना होता है पढ़ के, ठीक है। वो 1 साल के लिए ही वो बुक खुल सकती है, उसके बाद वो फिर से आपको फिर पे करना पड़ जाएगा, ये बात होती है। तो बहुत सारा रीडिंग मटेरियल अब अवेलेबल हो रहा है। मैंने देखा है कि जो लोग अगर पढ़ने में मतलब जिसको फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है उसके लिए भी बहुत सारा, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो ये यूट्यूब हमको कुछ पता नहीं था। देखो बच्चा, हमने ना बहुत स्ट्रगल किया। अगर एक प्रोजेक्ट भी बनाना होता था ना, कोई भी साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो इतना ज़्यादा फ्रेंड्स घर पे आते थे, हम चीज़ें बनाते थे, वो भी एक लाइफ था। बट इतना जो हेल्प कर रहा है ना यूट्यूब आपके लिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना ज़्यादा मैं ट्यूशन में नहीं जा सकता हूँ, या फिर चलो ना मैं स्कूल भी एक्सटर्नल कर रहा हूँ, 12th एक्सटर्नल, तो भी मैं ये आज यूट्यूब में हर एक टॉपिक बैठ के समझ सकता हूँ, ठीक है। जिसका भी चैनल, जैसे आप मेरा टॉपिक बैठ के समझ ही रहे होगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। देखो ये तो आपको भी पता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट से तुरंत मिल जाता है, ठीक है। कि चलो कोई डिग्री, यूनिवर्सिटी कोई डिग्री दे रही है, या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो आप तुरंत सर्च करते हो, आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल जाता है ना। बस ये तो सबको पता है। मिसलेनियस का मतलब होता है कि और एक्स्ट्रा ऑदर्स, ठीक है। तो मिसलेनियस का मतलब होता है ऑदर्स। इसके अंदर क्या हुआ है कि कोई भी इकोनॉमिक्स के आप बहुत बड़े फ़ैन हो, या मतलब ये लोग ने ना ज़्यादातर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के ही डाले हैं, या कोई भी महान व्यक्ति है, जैसे अगर मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मेरे को IAS ऑफिसर बनना है तो मेरे को तो पता ही नहीं है ना मेरे को करना क्या है, कहाँ से चालू करूँ, मैं ज़ीरो लेवल से हूँ। तो मैं IAS के इंटरव्यूज़ देखूँगा, वो मुझे कुछ बुक रिफ़र करेंगे, रेफरेंस बुक का नाम बताएंगे, फिर मैं वो बुक खरीदूंगा, उसको पढ़ना चालू करूंगा, ठीक है। ये सब भी तो इंटरनेट ही देता है ना हमें। और लास्ट में 6 पॉइंट है हमारा डेटा। देखते हैं क्या क्या डेटा के अंदर आ रहा है। देखो बात करें अगर इकोनॉमिक्स की ना, तो इकोनॉमिक्स बहुत सारे डेटा का यूज़ करता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स बजट के डेटा का यूज़ करता है, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के डेटा, पॉवर्टी के, एम्प्लॉयमेंट के, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, और बहुत सारे। तो अच्छा ये डेटा हम कहीं से भी उठा लेंगे क्या, समझ में आ रहा है? नहीं ना। तो आप कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से उठाओगे, और ये ऑथेंटिक वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया कि अगर बैंकिंग के डेटा के बारे में अगर हमको जाना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर कोई भी डेटा चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी बहुत है जो बजट के डेटा प्रोवाइड करेंगे।
तो ऐसे सम ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज होती हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, उन डेटास को कलेक्ट करती है और उनको पब्लिश करती है वेबसाइट पे, जैसे कि CSO, NSSO, WHO, UNO, CMIE, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। क्योंकि ये लोग क्योंकि ये लोग इतने जाने माने होते हैं ना कि ये लोग है ना, अगर मैं कोई भी, अगर मैं सपोज करूँ ना, मुझे चाहिए एम्प्लॉयमेंट का डेटा और मुझे कोई भी वेबसाइट से मिल रहा है, मैं भरोसा कैसे करूँगा बताओ? मैं भरोसा करूँगा नहीं ना। तो अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल रहा है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की ऑथेंटिक, तो मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं, कि हाँ ये सही डेटा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये लोग जो एग्जांपल दिया है ना, फॉर एग्जांपल CSO, NSSO, ये लोग क्या करती हैं, ये लोग है ना डेटा कलेक्ट करती हैं ये सब के बारे में, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के बारे में सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करती हैं और ये डेटा प्रोवाइड करती हैं। और ये अगर ये लोग डेटा प्रोवाइड कर रही हैं तो क्या वो डेटा गलत हो सकता है क्या? आपको IMF, क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये लोग CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये लोग कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करें तो मतलब ये तो भरोसेमंद है, आँख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा का भी काम यहाँ पे ज़्यादा हो रहा होता है। अब देखो इंटरनेट का भी यूज़ करते वक्त आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले वही, इंटरनेट एक टूल है, एक ज़रिया है तुम्हारा पढ़ने के लिए, सेम कंप्यूटर वाला। जैसे कंप्यूटर में बात की ना कि ये एक हेल्प कर सकता है, एक जरिया है तुम्हारा, एक टूल है इंटरनेट। ये आपकी बुक्स को, आपके टीचर को, आपकी थिंकिंग और आपकी रीजनिंग को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। आपकी बुक्स को क्या इंटरनेट रिप्लेस कर सकता है? आज भले रिप्लेस कर दे, कल के अगर मोबाइल टूट जाएगा, इंटरनेट नहीं रहेगा, जो भी है, तो बुक्स को रिप्लेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके चलो ना, आप आजकल तो बुक्स और टीचर को भी रिप्लेस कर ले रहा है, आपकी ओन रीजनिंग और थिंकिंग को रिप्लेस कर सकता है क्या? नहीं। आप क्या सोच रहे हो, इस कंप्यूटर को पता होगा क्या? आप क्या पूछने वाले हो अपने टीचर से, इस कंप्यूटर को पता होगा क्या? जैसे एक टीचर आपको सामने खड़े होकर समझा रहा है, ये कंप्यूटर समझा पाएगा क्या? ये इंटरनेट समझा पाएगा क्या? आज भले समझा रहा है, ये बुक थोड़ी पुरानी छपी हुई थी तो तब के टाइम पे इतना कुछ नहीं था, आज भले समझा रहा है, लेकिन हमको भी पता है, आपको भी पता है कि स्कूल में खड़े रहकर या स्कूल में जो टीचर्स से हमें जो डाउट होता है, वो जो बताते हैं वो अलग होता है और इंटरनेट का हेल्प लेना अलग होता है। हालांकि मैं तो कोशिश करता हूँ तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ के लिए सर्च मार रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए, तो कौन सा गलत मटेरियल आपको मिल रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बहुत सारा फालतू का आर्टिकल, फालतू का इन्फॉर्मेशन इस इंटरनेट में भरा हुआ होता है। अगर आप उसको यूज़ कर ले रहे हो फिर तो आप गलत राह पे ही जाओगे। तो प्लीज़ उसको अवॉइड करो, उसको यूज़ मत करो। जो यूज़र्स है ना, जो रीडर है, जो इंटरनेट यूज़ करने वाला है, उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो ऑथेंटिक मटेरियल को इंटरनेट में ढूंढ सके। अगर उसको यही नॉलेज नहीं तो फिर वो कोई भी मटेरियल उठा लेगा और उसको वो सही ही लगेगा। ऑथेंटिक मतलब जिस पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए कि कौन सा फेक है या फिर प्लेगियराइज्ड है, मतलब बोलते हैं ना गलत लिख के कुछ भी भेज देना, ये सब वो सब। ठीक है, ऑथेंटिक वेबसाइट कौन है, क्योंकि ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सबको पता है कितना प्रॉब्लम होता है। पैसे निकाल लिए जाते हैं अकाउंट्स में से। ये व्हाट्सएप पे तो फालतू के इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं और हम उसको फैला भी रहे होते हैं, हमको वो सही लगता है, बट एक्चुअल में वो रॉन्ग होता है। तो ये हमको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, किसको फैलाना है, और कौन सी चीज़ गलत है, जिसको फैलने से रोकना है, ये भी हमारे हाथ में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, लास्ट में आप कोई गलत चीज़ में ही फंस जाओगे, आप गलत राह पे निकल जाओगे, आपको मिसलीड करेगी ये सब चीज़ें। नाउ डेटा सीडीज, कॉम्पैक्ट डिस्क। बात करें डेटा सीडीज का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या होता है, कुछ ऑथोरिटीज़ और एजेंसीज जैसे कि लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर और गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती हैं, जो इकोनॉमिक्स की डेटा होता है ना, उसको कलेक्ट करती हैं और उस इंफॉर्मेशन और उस डेटा को पब्लिश करती हैं। और पब्लिश किसके जरिए करती हैं, वो सारे बड़े बड़े डेटा को किसके अंदर डाल देती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर डाल देती हैं। और वो डिस्क को बेचा जाता है, वो सीडी को बेचा जाता है किसके लिए,
रिसर्चर्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। और वो जो रिसर्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सीडी को खरीदते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपने रिसर्च के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ ऑथोरिटीज़ या कुछ एजेंसी जैसे लेबोरेटरी हो गई या रिसर्च सेंटर हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी, ये बहुत बड़े बड़े जो डेटा होते हैं उसको कलेक्ट करती है, उसको पब्लिश करती है और वो सारे डेटा को एक सीडी के अंदर डाल के उस सीडी को बेचती है, सेल करती है। किसके लिए? कोई अगर रिसर्च कर रहा हो, रिसर्चर्स हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला कोई हो, उन लोगों के लिए। और वो लोग इसको खरीदते हैं और अपने पढ़ाई में इसका यूज़ करते हैं। कौन कौन सी सीडी ज़्यादा यूज़ होती है इकोनॉमिक्स के अंडर में? तो सीडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, CD of Census of India, CD of Annual Survey of Industries, CD of NSSO National Sample Survey Organization, या CD कोई भी मिनिस्ट्री के डेटा के बारे में, कोई भी हो गया, रेस्पेक्टिव मिनिस्टर है उनके वो अपने एरिया में क्या क्या काम किया है उस डेटा के बारे में, ये सब CD प्रोवाइड करती है। एक एजेंसी है जैसे CMIE, इसका फुल फॉर्म सबका याद रखना, ठीक है, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इन्होंने भी कुछ एक सॉफ्टवेयर चालू किया है जिसके अंदर से आप ये चीज़ें परचेस कर सकते हो, ठीक है। बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बच्चा, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये जो सॉफ्टवेयर इन्होंने चालू किया है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये CMIE ये लोग जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, हाँ, लेकिन इनका डेटा एकदम ऑथेंटिक रहेगा, आप इस पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो वो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, उनको इतना एक्सपेंसिव नहीं लगता वो चीज़ें, ठीक है। अच्छा, CD का भी यूज़ करने में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप CD का यूज़ कर रहे हो तो CD में बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, थोड़ा मोड़ा सॉफ्टवेयर नहीं होता। अब आपको कौन सा सॉफ्टवेयर, कभी कभार है ना इतना ज़्यादा होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेट होता है यूज़ करना, समझ में नहीं आता हमको कि हमें जो डेटा चाहिए वो है कहाँ पे। और अगर आपको CD का नॉलेज, CD को अच्छी तरीके से यूज़ करना है तो सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि अभी CD में अगर मैं आप कोई चीज़ का CD लोगे तो अब क्या आपको एक ही डेटा मिलेगा क्या? उसके अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं। अब आपको कौन सा डेटा उठाना है इसका नॉलेज तो आपको रहना चाहिए कि मुझे कैसे सर्च करना है, कैसे वो डेटा को ढूंढना है और कैसे वो निकाल के उसका यूज़ करना है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे CD यूज़ कर सकते हैं। आई होप को आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो बच्चा प्लीज़ लर्न करो, क्योंकि मैं कितना भी एफ़र्ट डाल दूँ, जब तक आप अपने एफ़र्ट नहीं डालोगे तो आपका मार्क्स अफेक्ट नहीं करेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपके पेरेंट्स के मुंह पे वो खुशी आए कि जिसकी वजह से आपका जब रिजल्ट हाथ में आए तो वो अच्छा उनको फील हो कि हाँ मेरे बच्चे ने इतना मेहनत किया, इतना पढ़ा है। तो मेरे इतना एफ़र्ट डालने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एफ़र्ट नहीं डालोगे। आपको भी एफ़र्ट डालना पड़ेगा, चीज़ों को पढ़ो, MCQs देखो, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से MCQs टिक कर लो, क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत देख लो, पीछे कैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, ऐसा लर्न तो करना है पूरा बुक ही। और अब ये टॉपिक, अगर ये चैप्टर कंप्लीट ख़त्म हो रहा है और जिस भी बच्चे को, सुन लेना बच्चा, जिस भी बच्चे को ये पूरा समझ में आया हो वो भी मुझे कमेंट में जाके मुझे बताएंगे कि सर ये मुझे पूरा समझ में आ गया। और जिसको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया वो मुझे टॉपिक भी बताएंगे कि सर ये नहीं समझ में आया है, तो मैं दूसरी वीडियो जब बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको मैं वो समझा दूंगा। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका, फिर से मैं बता दूं, वो आपका वीडियो आएगा OC का चैप्टर नंबर 1। सो प्लीज़ बच्चा, प्लीज़ लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे और कमेंट करे। ओके बच्चा, बाय, थैंक यू।